हेलो फ्रेंड्स, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 3, वाह रे हमदर्द। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। अब पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। अब देखिए, इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ। और परिचय देखिए, घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। मतलब उनका इंटरेस्ट या उनकी रुचि पढ़ाई करते थे जब से ही लेखन में रहा। मतलब लिखने का शौक था उनको। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। अब देखिए, इनके लेखन की विशेषता क्या है कि अपने आसपास की जो प्रत्येक स्थिति या घटना होती है, उस घटना में से हास्य ढूंढते हैं, वो हंसी ढूंढते हैं और उसे फिर धारदार व्यंग्य में ढाल करके लेखन लिखते हैं। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। अब देखिए, अखिल भारतीय मंचों पर भी हास्य व्यंग्य कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। प्रमुख कृतियां देखिए इनकी, हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य है, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। अब गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। अब देखिए, वैसे तो ये निबंध जो है हास्य व्यंग्य का है। इस निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। मतलब हंसी मजाक हम किस तरह से कर सकते हैं, ये दुर्घटना के माध्यम से उन्होंने बताया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दर्शाया है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उससे ये लगता है कि मुझे देखने के लिए आना चाहिए कोई लोग, कोई मुझे हमदर्दी जताने के लिए आना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती रहता है, तो उस समय में कोई उसे हमदर्दी जताने के लिए आता है या कोई मिलने के लिए आता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। परंतु यही हमदर्दी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने हमको बताया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वाह रे हमदर्द। इसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। उस दिन की बात है जब लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुन करके आ रहे थे, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अब देखिए, भाषण सुन करके आए, इसलिए लेखक को लग रहा था कि शायद हो सकता है उस भाषण को सुन करके मुझे ज़्यादा जोश आ गया हो। अधिक का मतलब क्या? ज़्यादा। तो मुझे ज़्यादा जोश आ गया हो और या फिर कार को ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए, तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। परंतु लेखक की साइकिल और वह कार जब एक दूसरे के करीब आए, तो दोनों एक दूसरे को विरोधियों की तरह देख रहे थे। मतलब जैसे कोई दुश्मन हो, उस तरह से घृणा की नज़रों से, नफरत की नज़रों से देख रहे थे और देखते देखते आपस में जा भिड़े। मैंने खामखां पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। अब लेखक को लगा कि मैंने ज़बरदस्ती पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ा दी। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई।
दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब हुआ यही कि आमतौर पर भी यही होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसानियत दिखाने के लिए कुछ लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, दौड़ करके आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक की टांग टूटी तो लेखक का जब एक्सीडेंट हुआ उस समय में भी इंसानियत दिखाने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अब जैसे लेखक की आँख खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द का मतलब इधर उधर, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित मतलब जान पहचान वाले, अपरिचित मतलब अनजान, मतलब जाने पहचाने लोग और अनजान लोग कुछ खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। जैसे ही लेखक ने आँख खोली, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित लोग जो खड़े थे उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ? तो जवाब आया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब लेखक को जवाब मिला। लेखक ने जब पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो लेखक को जवाब मिला कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है, केवल आपके पैर में ही फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब दे रहा था कि लगता है कि मेरे लेखक के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब लेखक ने, जैसे ही लेखक को होश आया तो लेखक ने देखा अपनी दोनों टांगों को, तो लेखक की एक टांग तो बिल्कुल सलामत थी और दूसरी टांग जो थी रेत की थैली के सहारे से एक स्टैंड से लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब लेखक ने अपने आप से ही एक नया मुहावरा बना लिया कि टांग का टूटने का मतलब होता है सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अब देखिए, सार्वजनिक अस्पताल जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो तो बहुत गंदे होते हैं। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही लेखक कांप उठे। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब अस्पताल नाम का जो शब्द है वो वैसे ही खतरनाक है, फिर यदि उसके साथ में सार्वजनिक शब्द भी लगा हुआ हो तो बड़ा ही दुखदाई हो जाता है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया हो ऐसा लगता है। इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है सार्वजनिक अस्पतालों में, तो ऐसा लगता है कि अब तो मरने का समय आ गया है। अब मुझे क्यों लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि टांग टूटना तो एक घटना थी, ये तो होना ही था, और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना तो मेरे लिए दुर्घटना के समान है। मतलब बहुत बुरी घटना ये हुई कि उनको सार्वजनिक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। अब देखिए, जब लेखक की टांग टूट गई तो लेखक को लगा कि अरे ये हमदर्दी जताने वाले जो लोग आएंगे उनकी लेखक को चिंता होने लगी। तो ये मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतने आते हैं कि मरीज बेचारा परेशान हो जाता है, उसका आराम हराम हो जाता है और मरीज को आराम करने की बहुत ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर के तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि निश्चित समय पर आकर के और आप मरीज को देख सकते हो।
परंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है। ये प्राइवेट वार्ड में तो इंसान कभी भी जा सकता है। यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अब ये तो एक बड़ा खुला निमंत्रण है परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए कि जब जी में चाहे आ जाओ और जितनी देर चाहे रुको, समय का तो कोई बंधन है ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। रिश्तेदार और मित्र और परिचितों को बदला लेने का यही एक वक्त है। वो जब चाहे अब लेखक से वो बदला ले सकते हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। बदला भी लेना हो जाएगा और हमदर्दी दिखाना भी हो जाएगा। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अब लेखक सोचने लगे, अब उनको लगा कि मुझसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे और मेरी टांग टूट गई है, तो अब मुझे ऐसा लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। लेखक जो है दिल से बड़े उदास हो गए थे, हताश हो गए थे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। तो सबसे पहले तो वो लोग आए जिनके कभी टांग टूटी थी या कभी वो बीमार हुए थे, तो लेखक उनसे मिलने के लिए गए थे। तो अब वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब देखो, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, हमदर्दी दिखाने के लिए तो आते हैं, परंतु इनके मन में एक द्वेष भावना होती है कि अच्छा देख बेटा, वक्त तो सबका आता है। कल तू मुझे मिलने आया था, मेरी टांग टूटी थी तब, या मैं बीमार था तब तू मुझे देखने आया था, अब मैं तुझे देखने आया हूँ। आज तू भी बुरी स्थिति में है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अब देखिए, अब जो व्यक्ति दर्द के मारे अस्पताल में है, उसको एक तो वैसे ही नींद नहीं आती है, और यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले आकर के जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए आते हैं, वो लोग उसे जगा देते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जान करके वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब देखो, आने वाला ये भी चाहता है कि मेरी अटेंडेंस लगनी चाहिए, मेरी प्रेजेंट लगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। अब लेखक को उन्होंने धीरे धीरे से हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। टांग टूटने वाली दुर्घटना तो हुई जो हुई, लेकिन आज फिर से कोई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो जैसे बंदर को दिखाते हैं ना, वैसे वो लेखक को दिखा रही थी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर के कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर के कथकली डांस कर रही थी। रप रप की आवाज़ आई तो लेखक का ध्यान टूट गया। क्या देखता हूँ, सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब लेखक की टांग के साथ में रेत की थैली लटक रही थी, उस थैली से सोनाबाई का लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी।
सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। अब लेखक को लगा कि अब की बार फिर से ही आएगी तो फिर मेरा क्या हाल होगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकल कर के एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझ करके टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब लेखक को इस बात का दुख हुआ कि लेखक की पत्नी ने उसे मित्र या रिश्तेदार समझ करके टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह करके झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब देखिए कविता क्या बनाई उन्होंने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड सी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो इन हमदर्दी जताने वालों से लेखक बड़े परेशान हुए और ये हंसी करके आईने से लिया गया है। अब हम शब्द संसार पढ़ेंगे। फिक्र का मतलब होता है चिंता, हमदर्दी का मतलब सहानुभूति, एहसान का मतलब कृतज्ञता, औंधा मतलब उल्टा, और मुहावरे देखिए, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।